जय हिंद दोस्तों, मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार सारथी में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपने पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। वीडियो थोड़ी लेट हो गई आने के लिए क्योंकि मैं 2-3 दिन से बीमार पड़ा था, इसलिए वीडियो नहीं आ पा रही थी। तो अब वीडियो लगातार आएगी क्योंकि अब मैं थोड़ा स्वस्थ हूँ, तो अब वीडियो आप लोगों को रोजाना मिलेगी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे हिस्ट्री, और हिस्ट्री में हम लोग सातवां वंश को खत्म कर चुके थे, मतलब पढ़ चुके थे सातवां वंश को। अब हम पढ़ेंगे सातवां वंश से आगे आगे के टॉपिक जो है कि भारत पर विदेशी आक्रमण, भारत पर जो विदेशी आक्रमण हुए हैं उनके बारे में जानेंगे और कौन-कौन से शासक उस समय हुए हैं, जैसे शक हो गए और वगैरह-वगैरह शासक, जैसे कुषाण और भी शासकों के बारे में जानेंगे कौन-कौन से शासक हुए हैं। तो अब शुरू करते हैं विदेशी आक्रमण के बारे में जानकारी कि भारत पर विदेशी आक्रमण किस-किस शासक के काल में हुआ है, कब-कब हुआ है और कैसे-कैसे हुआ है। तो सबसे पहले एक चीज़ हम जानते हैं कि किस-किस काल में कौन-कौन से शासक हुए हैं, कौन-कौन से वंश हुए हैं। तो हम किसके बारे में पढ़ चुके थे पहले हम पढ़े पश्चियन। पश्चियन किसको कहा जाता है? पश्चियन ईरानी। पश्चियन ईरानी इसको हम खत्म कर चुके हैं, इसको हम पढ़ चुके हैं। पश्चिम ईरानी को इसको हम पढ़ चुके हैं, आप लोगों ने वीडियो देखी है, उसमें जाके आप लोग देखिए, जाके पीछे वाली वीडियो में हम लोग पढ़ा चुके हैं ये वाला टॉपिक, ओके। अब हम दूसरी बात आते हैं, दूसरा टॉपिक। दूसरा टॉपिक क्या है? दूसरा टॉपिक हमारा यूनानी। यूनानी शासक। यूनानी शासक कौन से? यूनानी शासक जैसे सिकंदर हो गया, सिकंदर। सिकंदर एक यूनानी शासक था, सिकंदर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे इनके बारे में। एक हो गया हिंदी यवन शासक, शक शासक, पल्लव वंश, कुषाण वंश, और कुषाण तक हम अभी अब पढ़ेंगे। उसके बाद हम जो ये अरबी टॉपिक है, ये दूसरे भाग में आ जाते हैं, वो मध्यकालीन इतिहास में आता है, वो हम आपको बाद में पढ़ाएंगे। पर ये जो है ना, ये मैं अभी आपको पढ़ा देता हूँ। पहले आज हम बात करेंगे हिंद यवनी शासक के बारे में। तो हिंद यवनी शासक, ये आप लोग हेडिंग लिख लीजिए, हिंद यवनी शासक, ओके। उससे पहले एक चीज आप जानते हैं कि जब हमने आप लोगों को पढ़ाया था ये ईरानी और सातवाहन वंश के बारे में, तो हमने बताया था कि सातवाहन वंश की स्थिति कहाँ पे है मैप के जरिए। तो मैप में मैंने बताया था सातवाहन वंश यहाँ पे है, तो सातवाहन वंश यहाँ पे था। और जैसे पांड्या नीचे था, चोल पहले, चेर, चोल, पांड्या, ये एक दक्षिण में थे ये सारे। तो इसके पास में एक था बागटाक, ये बागटाक वंश था। और क्या था? और मगध। मगध जो था ना, ये मगध यहाँ पे था। तो अभी तक हम लोग इसके बारे में जान चुके थे, सातवाहन वंश तक हम लोग खत्म कर चुके थे कि सातवाहन वंश क्या है, मगध क्या है, और बाकी वंशों के बारे में जान चुके थे। अब हम जानते हैं थोड़ा इसके बारे में, हिंद यवन शासक के बारे में, इसके बारे में, हिंद यवन शासकों के बारे में। तो हिंद यवन शासक कौन है, क्या है, ओके। इन्हें बैक्टीरियन भी कहा जाता है। बैक्टीरियन क्यों कहा जाता है? बैक्टीरियन इसलिए कहा जाता है कि वो लोग पहले यहाँ पे, इनको इस नाम से बुलाया जाता है क्योंकि इस इलाके में आए हुए लोग थे ये लोग, ऊपर की तरफ, ओके। तो इन्हें बैक्टीरियन नाम से भी कहा जाता है, ओके। और क्या है? पहला शासक इस बात का क्या हुआ? ये हिंदी अपने में पहला शासक कौन सा था? हिंदी अपने में पहला शासक डेमिटियस। डेमिटियस कौन था? डेमिटियस मैंने आपको बताया था कि अशोक के समय वो मगध मगध साम्राज्य मौर्य के समय पे एक शासक हुआ था जिसकी लड़ाई हुई थी, और उसने अपनी सेना के साथ साथ दो व्यक्ति दिए थे। तो ये एक जिससे लड़ाई हुई थी तो वो जीत गया था, उसने ये दो दिए थे। तो ये क्या है? इस सेल्यूकस। सेल्यूकस कौन है? हम ये जानते हैं यूनानी, क्योंकि जब यूनानी भारत से यहाँ पे आते थे, भारत में आने का रास्ता क्या था? ये जो जगह थी ना, मैंने बताया था, ये एक दर्रा था। कौन सा दर्रा? खैबर दर्रा। खैबर दर्रे से आते लोग, ये लोग अंदर आते थे। तो खैबर दर्रे से आने का कारण कौन था? खैबर दर्रे से कौन है? यूनानी लोग। तो ये लोग यूनानी सबसे पहले आए। उस समय मगध मगध कमजोर हो गया था। जब अशोक के समय पे मगध कमजोर होना चालू हो गया, अशोक के समय मगध कमजोर होना चालू किया, तो मगध पर फिर कब्जा किसने चालू करना शुरू किया? ये सेल्यूकस, जो कि अभी कहाँ का शासक है? यूनान का शासक है। ये भारत में आना शुरू करेगा। तो ये है कौन? ये इसके ही वंशज है। कौन से? डेमेट्रियस के। डेमेट्रियस के वंशज है, ओके। तो ये कौन किसका वंशज है? सेल्यूकस किसका वंशज? डेमेट्रियस का वंशज। तो पहला शासक कौन है? तो पहला शासक है डेमेट्रियस, ओके। फिर ये लोग आगे जाके और इसको बढ़ाएंगे आगे। आगे हमने पढ़ चुका है डेमेट्रियस। अब यहाँ और क्या है? ये डायोटस है ना, जो डायोटस, डायोटस ने सेल्यूकस के कमजोर होने पर, तो डायोटस सेल्यूकस जो यूनान का शासक था, उसके कमजोर होने पर एक स्वतंत्र साम्राज्य की घोषणा की। इसने कहा कि अब ये कमजोर हो गया, अब हम अपने यहाँ पे शासन करेंगे। तो इसने उसको हराकर वहां पे शासन करना शुरू कर दिया, स्वतंत्र साम्राज्य की घोषणा कर दी। किसने? डायोटस ने, ओके। इन्हें क्या और किस क्षेत्र में कर दी इसने? बैक्टीरियो बैक्टीरियो क्षेत्र में कर दी।
बैक्टीरिया क्षेत्र कौन सा, जो यूनान वाला क्षेत्र था ना ऊपर का, उसको बैक्टीरिया क्षेत्र कहा जाता था। ओके, किस क्षेत्र में, बैक्टीरियो क्षेत्र में। ओके, कर दी। दूसरा यूनानी आक्रमण, दूसरा यूनानी आक्रमण किया किसने किया, डेमेट्रियस ने। ये नाम थोड़े अजीब से होंगे पर आपको पढ़ना ही होगा, क्योंकि हिस्ट्री में थोड़े बार नाम अजीब होते ही है, और आगे जाके हिस्ट्री में भी आपने नाम अजीब देखोगे, पॉलिटिकल में भी नाम अजीब ही देखोगे। तो ये कौन है, डेमेट्रियस, डेमेट्रियस ने। इनकी दो शाखाएं हैं। दूसरा यूनानी आक्रमण किसने किया, डेमेट्रियस ने। तो पहला यूनानी आक्रमण किसने किया भैया, दूसरा किसी ने किया तो पहला भी तो किसने किया होगा भैया। हाँ, पहला यूनानी आक्रमण किसने किया, वो किया था सिकंदर ने। पहले यूनानी आक्रमण कब किया, किसने, सिकंदर ने। ओके ओके, किसने, सिकंदर ने। तो दूसरा किसने किया, दूसरा आक्रमण किया है डेमेट्रियस ने। ओके, इनकी दो शाखाएं थी, तो डेमेट्रियस थे तो इनकी दो शाखाएं थी। कौन सी, हिंदी ये अपने शासकों की कौन सी दो शाखाएं थी, दो शाखाएं कौन सी थी, पहला तो डेमेट्रियस शाखा और दूसरी यूकोटाइट्स शाखा। डेमेट्रियस और यूकोटाइट्स शाखा, ये दूसरी थी, ये पहली शाखा है। अब इन शाखाओं को भी कुछ भागों में डिवाइड किया गया है, जैसे कि इसको तो हम अभी थोड़ी देर में बांटेंगे, पहले इनको बांटते हैं, इनके बारे में जानते हैं। पहले पहले इसको किस भाग में, इसको तीन भागों में डिवाइड किया गया, इसको डेमेट्रियस शाखा को। हमें इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए, इसके बारे में इतना पेपर में नहीं पूछा जाता है, तो हम किसके बारे में ज्यादा पढ़ेंगे, इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेंगे। ओके, तो किन भागों में डिवाइड किया गया इनको, तीन भागों में। तीन कौन सा, अपोलोडार्स, अगस्टिनज और मिलेंडर, ये तीन शासक हैं। ये तीन शासक, हमें सबसे ज्यादा किसके बारे में जानना है, हमें सबसे ज्यादा है मिनेंडर के बारे में। मिनेंडर ही शासन को ज्यादा आगे बढ़ाएगा। तो अपोलोडर्स, इसके बारे में कुछ ज्यादा जानने को है नहीं, और अगस्थमीज, इसके बारे में थोड़ा हम जानेंगे कि क्या क्या है, और मिनेंडर के बारे में। तो आइए अब इधर जानते हैं इसके बारे में। तो पहले जानते हैं अगस्थमीज के बारे में। इसने क्या किया, इसका कुछ नहीं है, इसका ज्यादा काम नहीं है, सिर्फ एक काम है, इसने सिक्के जारी करवाए। कौन से सिक्के, कृष्ण और बलराम के प्रतिलिपि वाले। ओके, कृष्ण और बलराम के सिक्के जारी करवाए, किसने, ये करवाया था अगस्त मीज ने। ओके, अगस्त मीज ने। अब जानते हैं तीसरे शासक के बारे में, जो हम जिसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन लेनी, वो मिनांडर है। मिनांडर के क्या क्या कार्य रहे हैं, मिनांडर का कार्य क्या रहा है, इसने, हम कहते हैं ना कि सिकंदर ने सबसे ज्यादा हिस्सा जीता, नहीं, सिकंदर से ज्यादा भी एक प्रतापी जो हुआ है, बोल सकते हैं जिसने ज्यादा इससे भूभाग पे विजय प्राप्त करी है, वो है मिनांडर। मिनांडर ने क्या किया, सिकंदर से ज्यादा भूभाग जीता है, सिकंदर से ज्यादा भूभाग जीतने वाला व्यक्ति था कौन, मिनांडर। ओके, और क्या किया, इसके और क्या कार्य है, बौद्ध भिक्षु नागसेन से वार्ता की, बौद्ध भिक्षु नागसेन था, उससे वार्ता करी। वार्ता क्यों करी, इसके मन में कुछ प्रश्न थे, तो इसने एकदम जा रहा था तो बौद्ध भिक्षु मिला, तो उससे इसने प्रश्न करना शुरू किया, तो इसके प्रश्न के सारे उत्तर वो दिए जा रहा था, तो इनकी वार्ता एक हुई। तो वार्ता के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, और ये वार्ता हमें किसमें, बौद्ध ग्रंथ से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। बौद्ध ग्रंथ का एक ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है, वो क्या है, वो है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो जो पुस्तक है, या बुक बोल सकते हैं, बुक या ग्रंथ, ये मिलिंद पन्हो है, इसी में इसके बारे में लिखा हुआ है। इसका अर्थ क्या होता है, मिलिंद पन्हो का अर्थ क्या होता है, मिलिंद पन्हो का अर्थ है कि नागसेन और बौद्ध भिक्षु, सॉरी, बौद्ध भिक्षु नागसेन और जो मिलिंद, वो किसका नाम क्या था, मिनांडर, मिनांडर के बीच में जो वार्ता हुई ना, उसको कहा जाता है मिलिंद पन्हो। दोनों के बीच की वार्ता को मिलिंद पन्हो नाम दिया गया। इसका अर्थ ये है। ओके, अर्थ, मिनांडर, मिनांडर की उपाधि क्या है, मिनांडर की उपाधि है हिमकेश शोटर। और मिनांडर ने और क्या काम किया, मिनांडर ने सोने के सिक्के चलवाए। सोने के सिक्के किसने चलवाए, मिनांडर ने। ओके, यहाँ से हमें जानकारी मिलती है कि पहले सोने के सिक्के इस समय चलाए किसने, मिनांडर ने चलाए। इनकी राजधानी क्या बनाई थी इसने, राजधानी की सकल, सकल इनकी राजधानी, या सियालकोट, सियालकोट। ये सियालकोट कहाँ पे, ये तक्षशिला, तक्षशिला, ये तक्षशिला में। ओके, क्योंकि भारत से बाहर था, मैंने आपको मैप में बताया था पिछली वीडियो में, जो आप मौर्य साम्राज्य पढ़ रहे थे, तो मैंने वहां पे आपको बताया था कि तक्षशिला कहाँ पे था। ओके, आपको अगर जानना है तो पिछली वीडियो पहले देख लीजिए, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, फिर आगे आइएगा। तो धीरे धीरे जब आप धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे ना, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी कि हाँ कैसे कैसे प्रोसेस आगे बढ़ा है। अगर आप एक वीडियो देख ली, बीच वाली ने देखी, आगे देखोगे तो कट हो जाता है, पता नहीं चलता आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। तो एक प्रोसेस से पढ़ते जाइए, तो आपको सारी चीजें याद होती जाएंगी अच्छे से। ओके, अब जानते हैं, ये हो गया इसके बारे में, मिनार के बारे में। अब दूसरी शाखा जो मैंने बात करी थी, दूसरी शाखा के बारे में जानते हैं। दूसरी शाखा कौन सी थी, यूक्रोटाइट शाखा। ये नाम थोड़ी अजीब से है,
पर ये याद तो करने ही पड़ेंगे। यूक्रोटाइड शाखा, यूक्रोटाइड शाखा का क्या था, उसमें कौन सा शासक रहा है? हेलियोक्लीज, हेलियोक्लीज एक शासक रहा है। कौन सी शाखा में? एक मिनट, यूक्रोटाइड शाखा में हेलियोक्लीज। हेलियोक्लीज का उत्तराधिकारी कौन है? हेलियोक्लीज का उत्तराधिकारी एटियोलोक्रीडिस, एटिडियोर एलिडियट क्रीडिस। यार बोलने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है क्योंकि नाम ही थोड़ा ऐसा है ना, इसलिए। इसने शुंग वंश के शासक भागवत के दरबार में हेलिडोटस को भेजा। इसने जो, ये जिसका नाम है ना, इसने शुंग वंश के जो शासक था ना भागवत, उसके दरबार में हेलिडोटस, हेलिडोटस को भेजा था। किसने? एडिडोटस, इसने। ओके, किसके शासक में? हेलिडोटस शासक में। ओके, अब इसका अंतिम शासक कौन सा रहा है? जो बोल सकते हैं जब शुरुआत हुई थी तो इसके अंतिम शासक कौन रहा है? तो अंतिम शासक है हेमिस, हेमियस, हेमियस इसका अंतिम शासक है। ओके, हेमिस, हेमियस को क्या हुआ? इसे कुलुच कुडफिसेस ने हरा दिया। कुजुल कुडफिसेस ने इसको हरा दिया। इसने कुडुल कुडफिस को, कुडुल कुडुल कुडफिसेस ने इसको हरा दिया। हरा दिया, फिर क्या हुआ? हराने के बाद अब हम और इसके बारे में जानते, फिर इसके बारे में जानेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर हम जानेंगे शक शासकों के बारे में, थोड़ा और जानते इसके बारे में। हिंद यवन आक्रमण पर का प्रभाव, हिंद यवन जो आक्रमण हुए थे इसका प्रभाव क्या पड़ा? हिंद यवन आक्रमण का प्रभाव क्या था? हिंद यवन आक्रमण का प्रभाव पड़ा मुद्राओं पर लिपि, जो ये चीज मुद्राओं पर जो लिपि होने चालू हुई ना, ये हिंद यवन शासक काल में ही हुई है। ओके, मुद्राओं पर लिपि, और क्या दिया इन लोगों ने? और दिया कैलेंडर में सप्ताह का प्रयोग। इन लोगों ने ही, अभी हम जो कैलेंडर में सप्ताह का प्रयोग करते हैं, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, ये सप्ताह का प्रयोग इन लोगों ने ही चालू किया था। किसने? हिंद यवन शासकों ने। ओके, और क्या किया इन लोगों ने? 12 राशियां, 12 राशियों का इन लोगों ने बोला कि 12 राशि, जैसे इन लोगों ने 12 राशि में डिवाइड किया। कौन कौन सी राशि थी? तो 12 राशि आप लोग जानते हैं, जैसे मेष, कुंभ, कर्क वगैरह। जैसे मेरी राशि है तुला, तो आपकी भी कुछ राशि होगी, तो हर नाम को एक राशि दी गई है, क्योंकि ये जितने भी नाम है सभी राशियों को 12 नाम, सारे सभी नामों को 12 राशि में डिवाइड किया गया है। तो मेरी राशि, जैसे मेरा नाम राजेश है, तो मेरी राशि तुला होगी। आपका किसी का नाम अगर ऐसे शुरू होता है, उसकी राशि अलग हो, कुंभ होगी, तो ऐसे ऐसे सबकी राशि अलग अलग नाम से है। तो और क्या था इसके में? हिंदी अपने आक्रमण का प्रभाव, और क्या था? पर्दा प्रथा, पर्दा प्रथा थी। इसको हिंदी अपने लोग क्या कहते थे अपनी भाषा में? उनका भाषा में थे यवनिका। इनकी भाषा, ये इनकी भाषा में था, इसका नाम यवनिका। ये लोग यवनिका बुलाते थे। किसको? पर्दा प्रथा को यवनिका कहते थे। आगे जाके पर्दा प्रथा था अप्रचलित हो, प्रचलित होने का कारण क्या है? प्रचलित होने का कारण क्या है? पहले लोग पर्दा प्रथा नहीं थी, पर जब लोगों की आदतें खराब हुई, लोगों की गंदी नजर लड़कियों पर, लेडीज पे पड़ने लगी, तो उनके जो परिवार के थे, फैमिली मेंबर थे, उन लोगों ने पर्दा प्रथा का चालू किया कि लोगों की गंदी नजर से बचाया जा सके। तो इसलिए उन लोगों ने पर्दा प्रथा का प्रयोग किया। ओके, अब हम जानते, अभी तक हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।